बिजनेसमैन एंड ऑथर माइक मिचेलॉइस कहते हैं कि बिजनेस का बंद होने का सबसे बड़ा रीजन है बिजनेस का लॉस में होना कंटिन्यूसली। इस बुक में ऑथर ने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया है कि कैसे कोई लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस में से और कैसे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आप एक बिजनेस चलाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के एंड में मैंने आपको एक एक्सेल भी देना है जिसमें कि आप अपने कंपनी के, आप अपने बिजनेस के नंबर्स डाल के ये सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सब आप देख सकते हो। हेलो गाइस, मेरा नाम है महिपाल और मैं इस यूट्यूब चैनल पे स्पेशली बुक समरीज बनाता हूँ और ओनली बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग की बुक्स। मिस्टर जॉर्ज एच क्लेसन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जो कि ईयर 1926 में पब्लिश हुई थी, जिससे कि अभी 100 साल हो जाएंगे और आज तक के डेट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक फाइनेंस सेक्टर में ये बुक है। इस बुक में बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसेस बताया जो कि एक पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अपनी कमाई का 10% साइड में रखिए और ये बहुत टाइम तक करते जाइए, जिससे कि ये होगा कि आपको आगे जाके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और जो पैसा अकुमुलेट हो रहा है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि पैसे से पैसा बनेगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होता, जो प्रिंसिपल्स ऑलवेज रिमेन द सेम। तो इसी प्रिंसिपल का यूज़ किया है ऑथर ने इस बिजनेस बुक में। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉफिट होता क्या है। प्रॉफिट इज सिंपल, सेल्स माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेल्स में से खर्चा माइनस कर लीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा। ऑथर ने इस इक्वेशन को चेंज किया है। ये जो इक्वेशन है ये है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि जो जनरली सब फॉलो करते हैं एज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ऑथर ने कहा है कि सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपेंस, यानी कि प्रॉफिट को आगे ले लिया। इन सिंपल वर्ड्स ऑथर ने सेल्स में से पहले प्रॉफिट को साइड में कर दिया और बाद में जो बचा कुचा पैसा उससे खर्चा करो। सो इससे क्या होगा कि हमारा रिजर्व बनता रहेगा और बाद में बचे कुछ पैसों पे हम खर्चा करेंगे। इस इक्वेशन को चेंज करने के पीछे के दो रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि इमोशनल बीइंग वर्सेस लॉजिकल बीइंग, यानी कि इमोशनलिटी हमेशा जीतती है लॉजिकल से। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपना गोल बनाया कि आपको बॉडी वेट लूज करना है फिटनेस के लिए और आपने ये रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको डाइट भी अच्छी लेनी है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। लॉजिकली ये करना चाहिए, तभी आपका वेट रिड्यूस होगा, जो भी आपका फिटनेस गोल है वो अचीव होगा। 2-3 दिन बाद आप चेंज कर लेते हो, मोस्टली क्रेविंग हो जाती है, दूसरे खाना खा लेते हो, कि इमोशनल चीज़ें हमेशा जीत जाती है लॉजिकल चीज़ों की, अगर कंट्रोल ना किया जाए। तो ऑथर ने ये देखा कि एक्सपेंसेस इज लाइक वेरी इमोशनल। आप कर सकते हो, कभी पैसे कुछ ज़्यादा है तो कुछ ऐसा एक्सपेंसेस कर दोगे जो कि रिक्वायरमेंट नहीं थी बिजनेस की, तो ऑथर ने पहले ही 10% प्रॉफिट का अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। 1942 में एक बुक पब्लिश हुई थी बाय मिस्टर पार्किंसंस। उस बुक का भी नाम पार्किंसंस लॉ था। उस बुक में ये लिखा था कि वर्क एक्सपांड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इस कंप्लीशन, यानी कि आपको जितना रिसोर्सेज मिलेगा उतनी ही आपकी इनएफिशिएंसी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक काम करने के लिए 2 घंटे दूँ तो आप उसे 2 घंटे में ख़त्म करोगे। मैं 3 घंटे दूँ तो आप 3 घंटे लगा दोगे, और मैं आपको 8 घंटे दूँ तो वो ही काम करने के आप 8 घंटे ले लोगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। स्टूडेंट्स की जनरली एग्जाम्स होती है तो उसे उन्हें 1 साल मिल जाता है प्रिपरेशन करने को, बट वो प्रिपरेशन करते हैं लास्ट के 1 महीना 15 दिन एग्ज़ाम के दिन, इसी टाइम पर प्रिपरेशन करते हैं, बट उनको टाइम मिला है पूरा 1 साल। इनएफिशिएंट हो गए अगर वो टाइम ज़्यादा मिल गया तो। इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अमेरिका में ओबेसिटी रिसर्च हुई थी जिसमें कि ये पता लगा कि ईयर 1962 में, जबकि एवरेज प्लेट साइज ऑफ एन अमेरिकन 8.5 इंच था, जिसमें कि वो कंज्यूम करते थे अराउंड 800 कैलोरीज, वही उनका प्लेट साइज बढ़ के 12 इंच हो गया तो वो कंज्यूम करने लगे 1900 कैलोरीज। यानी कि उनका रिसोर्सेज बढ़ने से उन्होंने कंजम्पशन भी उतना कर दिया। जब लोगों को टाइम इतना मिला तो उतना टाइम कंज्यूम कर दिया, लोगों को इतना खाना मिला तो इतना खाना कंज्यूम कर दिया। 13% से 36% ओबेसिटी बढ़ गई इससे। इसी प्रिंसिपल को लगाओ आपके बिजनेस में। आपको 1 लाख रुपया मिला है, सेल्स किया आपने, 1 लाख रुपया मिला है, बट आपको जो कंजम्पशन के लिए 1 लाख मिला है उसको आप कंज्यूम कर दोगे, एक्सपेंसेस कर दोगे, उसका सैलरी दे दोगे, कोई खर्चा नहीं है उसे भी कर दोगे और बचेगा कुछ नहीं लास्ट में, क्योंकि आपको उतना कंज्यूम करने मिला है, आप पूरा कंज्यूम कर दोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो बिजनेस में यूज होता है। मैंने आपको 2 रीजन बता दिए कि क्यों आपको प्रॉफिट को आगे रखना है, एक्सपेंसेस को बाद में रखना है। पहले प्रॉफिट रिजर्व बनाओ, बाद में बचे कुछ पैसों से एक्सपेंस करो। सो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें, या तो मैं सेल्स को बढ़ाऊँ या एक्सपेंसेस को कम करूँ। अगर मैं सेल्स को बढ़ाता हूँ तो मुझे टाइम लगेगा, ओवरनाइट सेल्स नहीं बढ़ी है, बट एक्सपेंसेस कम करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। मैं 10 to 15% एक्सपेंसेस ईजिली कम कर सकता हूँ। मैं पिछले
एक साल का एक्सपेंस देखूंगा और मैं देख सकता हूँ कि उसमें से कौन से खर्चे जो कि मैं अवॉइड कर सकता था उसे एलिमिनेट कर दो, तो ये एक्सपेंस रिडक्शन हो गया। तो जो एक्सपेंस मैंने रिडक्शन किया है उसी को मैं हमारे रिजर्व में कन्वर्ट कर दूंगा। सो अभी हम करने वाले हैं इनिशियल असेसमेंट। सो इनिशियल असेसमेंट में सबसे पहले आपको एक बिजनेस का आइडिया लग जाए कि आप कौन से स्टेज पे हो, ये है इसका मोटिव। तो सबसे पहले आपको लास्ट 12 मंथ की जो सेल्स है, आपकी एक्चुअल सेल्स जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना है टॉप लाइन में। उसके बाद आपको ऐसा खर्चा जो कि आपने सप्लायर को पेमेंट करके किया है या फिर आपको सब कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा है वो यहाँ पे माइनस करना है। जो भी बिल्स रहेंगे सप्लायर्स के या सब कॉन्ट्रैक्टर्स के वो यहाँ पे आपको माइनस करना है। अगर नहीं है तो जीरो कर दीजिए। फॉर इन केस मेरे इस एग्जांपल में नहीं है तो मैंने जीरो कर दिए। बट ध्यान रखिएगा ओनली सब कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मटेरियल्स जिससे परचेस किए वो सप्लायर्स में, लेबर एम्प्लॉय कुछ नहीं। ये क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स नहीं है, क्योंकि इसके पीछे मुझे लगता है ऑथर का ये माइंडसेट रहेगा कि ये ऐसे खर्चे हैं जो इसके बिना आप वो सेल कर ही नहीं सकते। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से भी ज़्यादा रेलेवेंट खर्चे हो जाते हैं। एक सप्लाई सब कॉन्ट्रैक्टर आपका नहीं रहेगा तो वो सेल भी नहीं होगी। बट एक एम्प्लॉय नहीं रहेगा तो कोई दूसरा एम्प्लॉय उसके बिहाफ पे कर सकता है, लेबर नहीं रहेगा तो दूसरा लेबर कर सकता है। बट ये जो खर्चे हैं ये नॉट नेगोशिएबल है। सो ये आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसको माइनस करके आपका रियल रेवेन्यू आएगा, यानी कि दिस कॉलम माइनस दिस कॉलम तो आपका रियल रेवेन्यू आएगा। जो भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट रहेगा लास्ट के एक साल, जो भी 12 मंथ्स रहेंगे, ये 12 मंथ का आपका रेवेन्यू आ गया, 12 मंथ का एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। अभी इसमें से इस कॉलम में ये लिखिए कि जो भी आपने ओनर को पे किया है। अगर प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर को पे किया है, अगर कंपनी है तो डायरेक्टर्स और ओनर्स जो भी रहेंगे उनको पे किया है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे जो भी टैक्स दिया है, इनकम टैक्स, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और बचा कुचा जो भी है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल दी का ऑन एन एवरेज है। सो प्रॉफिट एंड तो अभी आपको करंट एलोकेशन परसेंटेज देखना है, यानी कि अगर ये सेल्स है तो ये 100% हो गया। टू 5% इज वॉट, सेल्स का 5% प्रॉफिट है अभी आज के डेट में। लास्ट 12 मंथ का रिकॉर्ड देखूं मैं तो सेल की 5% का प्रॉफिट। आप 12 मंथ्स भी ले सकते हो या कोई फाइनेंशियल ईयर लास्ट जो कंप्लीट हुआ है वो भी आप ले सकते हो। ओनर्स कंपनसेशन देते हो, 0.4% आप टैक्स भरते हो, ये सिर्फ एग्जांपल है। और 71% आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है गाइज। और ये जो कॉलम है ये इंडस्ट्री एवरेज है, यानी कि टारगेट एलोकेशन परसेंटेज। आप प्रॉफिट के 5% आप प्रॉफिट करते हो, बट इंडस्ट्री में नॉर्मली ये 10% चल रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा? आप अगर आपका जो बिजनेस है उसी की सेम इंडस्ट्री में कोई लिस्टेड कंपनी है तो 5-6 लिस्टेड कंपनी का बैलेंस शीट देख के उसमें देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट कितना परसेंट है रेवेन्यू का। सो ऑन एन एवरेज समझो 10% इंडस्ट्री में चल रहा है, बट मैं 5% कर रहा हूँ, यानी कि मैं खुद मेरा करंट एलोकेशन परसेंटेज 5 है, बट मुझे टारगेट क्या करना है 10, तो ये टारगेट एलोकेशन परसेंटेज हो गया। ओनर्स कंपोजिशन में 23 देता हूँ, बट आइडियली समझो मुझे 25 चाहिए, तो ये सब एस्टिमेशन है। मैं टैक्स इतना देता हूँ बट जनरली 5% टैक्सेस हो रहा है। मैं खर्चे 71% करता हूँ मेरे रेवेन्यू के, बट 60% में मार्केट में खर्चे हो जाते हैं। और 60% आप ये माइनस भी कर सकते हो, कोई ये एस्टिमेशन लेने की जरूरत नहीं है। बट प्रॉफिट आपको इंडस्ट्री एवरेज जो परसेंटेज चल रहा है वो लेना है। ओनर्स कंपोजिशन जो आपको चाहिए तो 23 थे, तो मैं सोचा 2% और मुझे चाहिए तो 25 मैंने कर दिया। टैक्सेशन आपको लेना है जो भी एस्टिमेटेड है, और उसके बाद आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लेना है। अभी ये वाले कॉलम में आप देखोगे जो भी रियल रेवेन्यू है इनटू सी, तो रियल रेवेन्यू जो है मतलब ये रेवेन्यू जो एक्चुअल लास्ट 12 मंथ्स का इनटू सी, सी में क्या है टारगेट एलोकेशन परसेंटेज, यानी कि मेरे जो ये नंबर है वो ऐसे होने चाहिए थे। मेरा रेवेन्यू अगर 50 लाख है तो मुझे 5 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए था एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। दिस इज बजटेड, मैं कह सकता हूँ बजटेड है। ओनर्स कंपोजिशन मुझे जो 11,50,000 मिल रहा है वो 12 लाख मिलना चाहिए था। टैक्सेशन इतना होना चाहिए था, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30 लाख में खत्म कर सकता हूँ जबकि मैं इतना स्पेंड कर रहा हूँ। सो इसके बाद मुझे डेल्टा निकालना है, यानी कि जो एक्चुअल में जो खर्चे हो रहे हैं उसको इससे माइनस करने हैं जो होने चाहिए थे, तो इतना हो रहा है। और जब माइनस आता है यानी कि यहाँ पे आपको एलोकेशन ज़्यादा करना है इस अकाउंट में। जब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे इंक्रीज करना है, बट यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस आ रहा है तो यहाँ पे इस अकाउंट में आपको डिक्रीज करना है। अब मैं आपको बताता हूँ ये अकाउंट क्या है। ऑथर ने यहाँ पे 5 अकाउंट लिए हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक अकाउंट से स्टार्ट करिए। ऑथर ने रेवेन्यू के लिए अलग अकाउंट बनाया है, रेवेन्यू जो भी रहेगा। प्रॉफिट के लिए अलग अकाउंट बनाया है। ओनर्स
के लिए एक अलग, मैं यहाँ पे से चेंज कर देता हूँ, नंबर कर लेता हूँ। यस, सो ऑथर ने टोटल 5 अकाउंट्स बनाए हैं, 5 अकाउंट्स। उसमें से एक रेवेन्यू के लिए अकाउंट बनाया है, एक प्रॉफिट के लिए अकाउंट बनाया है, एक ओनर्स कंपनसेशन के लिए अकाउंट बनाया है, एक टैक्स के लिए बनाया है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए। ये 5 अकाउंट बनाए हैं। इन सब में परसेंटेज दिए है कि ऑथर ने कहा है कि जो अभी प्रॉफिट है, जो मेरा 2,50,000 अभी करंट है और 5 लाख होना चाहिए था, तो मैं चाहता हूँ कि अभी 5% है तो 6% होना चाहिए, तो इसे 6% कर दिया, यानी कि 1% से बढ़ा दिया। ओनर्स कंपनसेशन भी हम 1% से बना देंगे। अभी 23% है तो हम इसे 24% कर देंगे। 24 है। टैक्सेशन अभी 0.4% है तो हम इसे 2% कर देंगे। सो इसमें से मैंने जो भी चेंजेस किए हैं, इसमें 1% बढ़ाया है, इसमें 1% बढ़ाया है, इसमें मैंने 1.6 बढ़ाया, यानी कि 3.6% इसमें से माइनस कर दूंगा। तो ये जो 71% है माइनस 3.6 कर दूंगा। सो इसमें मैं 71.6 माइनस 3.6। सो अब मेरे को ये करना है, मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि ये अकाउंट में इतना पैसा जाना चाहिए। सबसे पहले मेरे रेवेन्यू अकाउंट में समझो 100 रुपये आया, तो 100 रुपये में से 6 रुपये मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा, 24 रुपीज़ यहाँ पे करूँगा, सॉरी 100 रुपये कैसे, इसका टोटल ले लेता हूँ, हाँ 100 ही है, ठीक है। 100 रुपये आया तो मैं 6 रुपये यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा, 24 रुपीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा, 2 रुपये यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा, 68 रुपीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा। और मुझे इस 68 में से सब खर्चे करने हैं। टैक्स इतना देना है, ये मैंने रखा है, इनकम टैक्स है। 24 रुपीज़ में से मेरे को ओनर कंपनसेशन देना, यानी कि ये पैसा मुझे मिलेगा, और 6% जो है वो प्रॉफिट रहेगा। इस प्रॉफिट अकाउंट को आपको यूज़ नहीं करना है। जब आपके 90 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो इस प्रॉफिट का 50% आप ले सकते हो। सो ये 5 अकाउंट ओनर ने ओपन करने के लिए कहे हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप एक अकाउंट से स्टार्ट करिए। आई एम अज्यूमिंग कि आपने इनिशियल असेसमेंट कंप्लीट कर दिया हो। एक्सेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आपको डाउनलोड करना है और वहाँ पे आपको जो भी आपके बिजनेस का एक्चुअल नंबर है पुट करके आपको चेक करना है कि कहाँ पे मेरा परसेंटेज जा रहा है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। सो इसके बाद ऑथर ने 6 बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कहा है, 6 डिफरेंट बैंक अकाउंट। और एडवांस जिसको प्रॉफिट फर्स्ट अप्रोच जाना है तो उसके लिए और भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। मुझे लगता है कि एक वीडियो जो कि एक समरी है बुक की, उसमें मैं आपको इतना कॉम्प्लेक्स थोड़ा प्रोसेस बताऊँ तो आप फॉलो नहीं करोगे, और इसके लिए आपको या तो कोर्स लेना पड़ेगा प्रॉफिट फर्स्ट का, जो कि शायद ऑथर के वेबसाइट पे रहेगा, या फिर ये पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। बट मैं चाहता हूँ कि आपको अगर 80% बेनिफिट चाहिए इस प्रॉफिट फर्स्ट का तो एक ही अकाउंट ओपन करिए। यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट चाहिए इस अप्रोच का तो एक अकाउंट ओपन करने से मैं मानता हूँ हो जाएगा। उस अकाउंट का नाम दीजिए प्रॉफिट अकाउंट, और ये सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो सकता है, आपके एग्जिस्टिंग बैंकर के साथ ही ओपन कर दीजिए। उस अकाउंट में जब भी आपको कोई कैश इनफ्लो आता है उसका 10% यानी 5% से स्टार्ट करिए, बाद में ग्रेजुअली आप बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है आपके बिजनेस में कैश रहता है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस लॉस में है तभी भी करिए, 10% मत करिए, 1% करिए, बट करिए। और वो 1% कहाँ से आप रीइंबर्स करोगे? आप सोचोगे कि 1% कैसे करूँ, मैं लॉस में हूँ। नहीं, आप खर्चा 1% कम कर सकते हो, तो वहाँ से पैसा इधर लाना है। मैं कैसा करना है मैं बताता हूँ। 1% आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, जो आपको इन्फ्लो आया उसका 1% ट्रांसफर कर दिया, जो आपका इन्फ्लो आया आपने 5% ट्रांसफर कर दिया। एक स्पेसिफिक परसेंटेज रखिए जिसको कैप बोलेंगे, और 1% टैप रहेगा जो कि आपको टारगेट रहेगा। यानी कि अभी अगर आप एक्चुअल में अभी आप 5% कर रहे हो ट्रांसफ़र, तो 10% का आपका टारगेट रहेगा। जो पैसा आया उसका 10% ट्रांसफ़र कर देना है। वहाँ पे वो प्रॉफिट अकाउंट में आपका बैलेंस बढ़ता रहेगा। अभी उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो देखिए। अगर आप एक ऐसा एंटरप्रेन्योर हो जो कि अभी बहुत यंग है और ज़्यादा उसके कोई खर्चे नहीं है, तो मैं करता हूँ बनाए रहने दो। बट अगर आपको लगता है कि हमको इन्जॉयमेंट भी करनी है साथ में, तो क्वार्टरली 90 डेज़ के बाद आप उसमें से 50% लेके अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। 50% रहने दो, फिर से मनी एक्यूमुलेट होता जाएगा, उसका 50% आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आप अप्रोचेस कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको रियल कैश दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपके बिजनेस में। बट फिर भी मैं आपको ग्लिम्स दे दूँ कि ऑथर ने कैसे बैंक अकाउंट्स ओपन करने के लिए कहा है। ऑथर ने टोटल 5 बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए है। सबसे पहले इनफ्लो अकाउंट, यानी कि जो भी आपका कस्टमर पैसा देगा, जहाँ से भी आपको पैसे मिलेंगे वो उस अकाउंट में आएगा। उसमें से आपको कुछ पैसा प्रॉफिट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। एक अकाउंट बनाना है जिसको अकाउंट का नाम देना है टैक्स अकाउंट। उसमें आप जितना एस्टिमेटेड टैक्सेशन है वो ट्रांसफ़र करना है। फॉर एग्जाम्पल आप GST कर सकते हो, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं है, कस्टमर से मिला, गवर्नमेंट को देना है, तो पहले ही आप ट्रांसफ़र कर दो। क्योंकि GST भरते टाइम लोग पैसे नहीं होते, कि बट आप पहले ही आपके पास पैसे रहेंगे GST के, तो आप कर सकते हो। तीसरा अकाउंट का नाम है ओनर्स विड्रॉल, यानी कि
जिसमें कि आपकी सैलरी रहेगी। चौथे अकाउंट का नाम है ओपेक्स, यानी कि जो भी बचे खुचे खर्च है। तो इतना अकाउंट्स ओपन करने से अच्छा मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा, प्रॉफिट अकाउंट ओपन करिए और स्टार्ट करिए, इंप्लीमेंट करिए। आज ओपन करिए, कल ओपन करिए, बट ये अकाउंट ओपन करिए, अपने इनकम का कुछ परसेंटेज उसमें ट्रांसफर करते जाइए। सो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि खर्चे कैसे कम करें। अगर आप खर्चों को कम करोगे तभी प्रॉफिट बढ़ेगा, आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आप अपने एक साल का डेटा लीजिए, जो भी आपके एक्चुअल फाइनेंशियल्स है, उसमें जो एक्सपेंसेस है उसको एनालाइज करिए, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करिए। या तो आप फिजिकल प्रिंट ले सकते हो, इसमें से जो भी खर्चा आपके प्रॉफिट के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस खर्चे के बिना आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, उसको पी कर दीजिए, पी वो साइड में लिख लीजिए। जो खर्चे जो कि आप रिप्लेस कर सकते हो अल्टरनेटिव में, और अच्छा वही सस्ता जुगाड़ भी हो सकता है, तो उसे आर कर दीजिए। और ऐसे खर्चे जो कि एलिमिनेट करने हैं, फालतू खर्चे, उसे यू कर दीजिए। सो अभी आपको ये एनालाइज करना है कि कौन से खर्चे आप कम कर सकते हो। जो रेकरिंग खर्चे है उसे सर्कल कर दीजिए। रेकरिंग खर्चे में से देखिए कि क्या आपको इस खर्चे की ज़रूरत है, या फिर आपने कोई सब्सक्रिप्शन ली थी तभी ज़रूरी थी और अभी ज़रूरी नहीं है, और बट बैंक से तो पैसे जा रहे हैं तो उसे बंद कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी है जहाँ से कि आप कॉस्ट कम कर सकते हो। सेकेंड स्ट्रैटेजी है स्टॉप इन्वेस्टिंग इन इनएफिशिएंसीज, यानी कि आप सेल्स बढ़ाने के चक्कर में ऐसे काम मत लीजिए अपने बिजनेस के जिसके आपको खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे। अगर मेरी स्पेशलिटी है किसी फील्ड में, तो उसी फील्ड में जो आपके आइडियल क्लाइंट्स है उसी को डुप्लीकेट करिए, उसी को क्लोन करिए। आप इसमें स्पेशलाइज्ड हो बट आप दूसरा काम ले रहे हो, बट आपको पता नहीं उस काम के लिए आपके कितना टाइम लग जाएगा, कितना आपका रिसोर्सेज लगेंगे, तो इससे आपका नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम होगा। इसके बजाय आप अपना टाइम लगाइए कि जो आपका एग्जिस्टिंग और आइडियल क्लाइंट है, जो आपका अच्छा क्लाइंट है, उसको कैसे आप डुप्लीकेट कर सकते हो, कैसे और वैसा क्लाइंट ढूंढ सकते हो, उसी सर्विसेज पे फोकस करिए। तो ये दूसरा स्टेप है, इनएफिशिएंसीज पे इन्वेस्ट मत करिए। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको नहीं करना है अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो। सबसे पहले कुछ ज़्यादा ही परसेंटेज स्टार्ट मत करिए, ताकि आपके बिजनेस में कैश फ्लो की प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ना हो। 1% 2% से स्टार्ट करिए, कोई इशू नहीं है, ग्रेजुअली बढ़ाते जाइए। क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही बड़ा परसेंटेज ट्रांसफ़र कर दोगे जोश में आके, 50% 40% कैश अकाउंट में जाने दो, बट खर्चों के लिए पैसे तो चाहिए ना, तो ऐसा मत करिए। और किसी अकाउंटेंट को या फिर किसी को आप एज अ एम्प्लॉय या फिर एज अ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख सकते हो, क्योंकि खुद से मॉनिटर करना ज़्यादा टाइम तक आप शायद ये हैबिट कंटिन्यू ना कर पाओ। अगर कोई अकाउंटेबिलिटी रखेगा तो शायद ये बहुत टाइम तक आप फॉलो कर सकते हो और अच्छे कैश रिजर्व बना सकते हो। तीसरी चीज़ ये है कि कॉस्ट कटिंग के चक्कर में आप गलत कॉस्ट मत कट कर देना। फॉर एग्जांपल, अगर आप सब एम्प्लॉयज़ की सैलरी 10% कम करते हो तो ये बहुत ही गलत डिसीजन रहेगा। एम्प्लॉय डीमोरलाइज हो जाएगी, कोई मोटिवेट नहीं। बजाय इसके आप किसी इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को निकाल दीजिए, फायर कर दीजिए, ये अच्छा डिसीजन रहेगा। तो आपको कॉस्ट कटिंग के टाइम भी आपको थोड़ा एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी। गूगल और फेसबुक ऐसे स्टार्टअप्स जो कि अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं, अमेजॉन जैसे, इस चक्कर में आप हैविली ग्रोथ में इन्वेस्ट कर दोगे बिकॉज दे आर वेरी सक्सेसफुल। और ऐसे मिलियंस बिजनेसेस में ऐसे 2-3 बिजनेसेस जो ग्रोथ पे इन्वेस्ट करके आगे गए हैं। बाकी इतने हज़ारों फेलियर स्टार्टअप है जो कि कैश क्रंच की वजह से चल ही नहीं पाए बिजनेसेस। सो ऐसा मत करिए कि ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसलिए मैं कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकता, ये एक बहुत ही गलत डिसीजन रहेगा। कैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कुछ कॉस्ट कटिंग की स्ट्रेटजीज बता दी, कुछ मिस्टेक्स बता दी, मैंने प्रोसेस बता दिया है और आपको क्यों ये फॉलो करना चाहिए, प्रॉफिट फर्स्ट अप्रोच। सो आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वेबसाइट का एड्रेस दिया है, उस वेबसाइट पे जाके आप अगर कोई भी डाउट हो इस अप्रोच के बारे में या आपको फॉलो करनी है बट आपको गाइडेंस चाहिए, तो वहाँ पे कांटेक्ट में जाके या फिर मुझे कांटेक्ट कर दीजिए, या फिर इस बुक को परचेस करके आप पढ़ सकते हो जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छी इंसाइट्स मिलेगी इस अप्रोच के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए उन बिजनेसमैन के साथ जिनको इस अप्रोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे।